गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में सबसे पहले नंबर पे आता है कि एक अनंत रेखीय लंबाई का कोई आवेश है या आवेशित तार है, उसके कारण हमें उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, ये जो तार को दर्शा रहा है, और ये आवेशित तार है, लंबाई इसकी अनंत है, और इसके कारण हमें गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब देखें यहाँ पर इसकी लंबाई अनंत है, तो हमने यहाँ पर इस तार के ऊपर दो बिंदु ले लिए, एक तो P1, एक P2। P1 भाग ये है और P2 भाग ये है, और इन दोनों के बीच में, P1 और P2 के बीच में मध्य बिंदु है O। इस O से r दूरी पर बिंदु है P, इसके ऊपर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो देखें, तो इसके लिए सबसे पहले करना है हमें कि इस P1 वाले भाग में जो आवेश है, उस आवेश के कारण यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर प्लस का आवेश है, तो इसकी दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की, वो होगी ऐसे, ये हो गया DE1 वेक्टर। इसी तरह P2 वाले भाग के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो होगी इस प्रकार, यहाँ पर ये है DE2 वेक्टर। अब देखें, प्लस का आवेश से, प्लस से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर निकलता है, तो ये बाहर की ओर निकला इस दिशा में और ये इस दिशा में। अब इनके घटक निकालेंगे अगर हम, तो देखें घटक के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर एक लंबवत लाइन ले लो, यहाँ कोण ले लो थीटा अक्ष के साथ में। तो अब थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ये जो आ रहा है ये लंब है, ये ले लिया हमने लंब। लंब का घटक निकालना है हमें अगर, तो वो मिलेगा हमें कर्ण साइन थीटा। कैसे मिला है या देख लो, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और यहाँ से अगर लंब निकालना है तो इस कर्ण को इस तरफ भेज दो, तो वो मिलेगा हमें कर्ण साइन थीटा। तो कभी भी अगर आपको थीटा के सामने वाला घटक निकालना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो लंब बराबर कर्ण साइन थीटा। अब कर्ण यहाँ पर है DE2, तो इसको लिख सकते हो आप इस वाले घटक को, ये जो लंबवत घटक है इसको यहाँ से लेना है इस दिशा में, क्योंकि बिंदु P की बात करें तो बिंदु P से लेना हमने वो, लेकिन है वो इसके समांतर, ये हो जाएगा DE2 साइन थीटा। इसी तरह एक यहाँ पर लंब लेंगे, और जितना थीटा यहाँ था उतना ही थीटा यहाँ पर है, इसका भी लंबवत घटक निकालेंगे, तो वो नीचे मिलेगा हमें इसकी तरह ही DE1 साइन थीटा। अब ये जो दोनों घटक हैं ये परिमाण में बराबर हैं, लेकिन दिशा इनकी विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। अब बात करते हैं कि इस त्रिभुज जो आधार है वो आधार है इस दिशा में, तो आधार का घटक निकालने के लिए हम लेंगे यहाँ पर कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और यहाँ से आधार निकालेंगे अगर, तो वो मिलेगा हमें, इस कर्ण को इधर भेजेंगे तो कर्ण कोस थीटा। तो आधार वाली दिशा में मिला हमें कर्ण कोस थीटा। इस वाले त्रिभुज की बात करें तो कर्ण है हमारे पास में DE2, वो मिलेगा हमें DE2 कोस थीटा, इसका घटक इस दिशा में, और DE1 का निकालेंगे घटक इस दिशा में,
तो वो भी हमें मिलेगा DE1 cos थीटा। दोनों घटक बराबर और समान दिशा में होने के कारण क्या है, जुड़ गए। तो फाइनली यहाँ पर जो ये दो घटक हैं ये जुड़ गए। इसी दिशा में ई वेक्टर की दिशा होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा मिलेगी हमें इस तार की लंबाई के लंबवत दिशा में। ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान इतना देना है कि ई वेक्टर की दिशा किस तरफ होगी, तार की लंबाई के लंबवत दिशा में। तो ये समझें हम। अब इसको थोड़ा सा सावधानी से इजी कर देते हैं ताकि दिखने में इतना गंदा ना लगे। तो फाइनली हमारे पास में जो ई मिलेगा वो मिलेगा इस दिशा में। DE का जो ये DE1 DE2 लिया हुआ था, इसका जो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र था वो इस दिशा में मिलेगा। ये पहला चित्र हो गया हमारे पास। अब दूसरे डायग्राम में क्या करेंगे, हम गाउस का नियम लागू करेंगे। इसके लिए हम एक यही ले लेते हैं चालक, अनंत लंबाई चालक है ये, और ये ले लिया हमने। अब देखो इसके ऊपर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ आरोपित करते हैं, काल्पनिक। तो देखो जैसे कि मान लो यहाँ से हमें r दूरी पर बिंदु P पर निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो इस r त्रिज्या का ही हमें एक बेलनाकार पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो ये r त्रिज्या का हमने एक बेलनाकार पृष्ठ ले लिया, ये देखो, और यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। त्रिज्या इसकी r है और लंबाई इसकी है L लंबाई का है ये बेलन, और त्रिज्या इसकी r हो गई। अब क्या करते हैं, ये जो बेलन है इसके 3 पृष्ठ है, इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। ये वाला S1 पृष्ठ है, ये S2 पृष्ठ है, ये S3 पृष्ठ है। और जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा होती है हमेशा इधर तार की लंबाई के लंबवत दिशा में, ये है। अब यहाँ पर अगर आप एक अल्पांश लेते हो, ये एक अल्पांश ले रहे हैं हम S2 पृष्ठ का, यानी वक्रीय पृष्ठ का अल्पांश लेंगे, तो उसकी दिशा भी हमें इधर ही मिलेगी जिस दिशा में ई वेक्टर की दिशा है। क्योंकि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय होता है उसका क्षेत्रफल की दिशा जो है वो बाहर की ओर होगी, तो यहाँ से ये बाहर की ओर है, और ये बिंदु P यहाँ की स्थिति को बता रहा है। इसी तरह इसका अल्पांश लेंगे अगर हम, तो जैसे कि ये अल्पांश लिया हमने, इसकी दिशा होगी ऊपर की ओर, तो ये हो गया DS1 वेक्टर। तो E किधर है, E इस तरफ है, तो E और DS1 क्या है, लंबवत है। तो यहाँ पर इनके बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है। इसी तरह इस वाले पृष्ठ का अल्पांश लेंगे अगर, तो वो भी मिलेगा हमें नीचे की ओर, ये मिल गया DS3 वेक्टर, और E जो है वो भी लंबवत है, तो यहाँ पर भी आप इधर इसको दर्शा सकते हैं। यहाँ ये आ गया लंबवत, यानी 90 डिग्री कोण इनके बीच में। ये डायग्राम है हमारे पास में दूसरा। वो पहला है जिसने बताया हमें कि लंबाई के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। दूसरे वाले में हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लगा दिया इसके ऊपर। तो ये जो है ये है बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। अब देखें, अब इसमें क्या देखना है हमें, सिंपल जो इसकी डेरिवेशन है उसमें लेना है। देखो गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या था कि जो विद्युत फलक होता है फाई ई, वो क्या होता है, वो पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का
1 बटा एप्सिलॉन गुणा होता है। ये समीकरण 1 है। यहाँ क्या करना है हमें, ये जो लिया हुआ है डॉट, इसको पहले डॉट हटा देते हैं। तो देखें समाकलन ई डी एस कोस थीटा, डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है। अब जो ई डी एस है यहाँ पर, इसमें डी एस इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल है। हमने बेलन के क्षेत्रफल को 3 भागों में बांट दिया, S1, S2, S3। तो यहाँ देखो हम अलग अलग ले लेंगे इनको। तो समाकलन ई डी एस वन कोस थीटा का मान कितना है, ई के बीच में और डी एस के बीच में है 90 डिग्री, तो यहाँ ले लो 90 डिग्री, प्लस समाकलन ई डी एस टू, ये S2 है तो ये DS2 हो जाएगा। ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनके बीच में जो कोण होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ ले लेंगे हम cos 0 डिग्री प्लस ई डी एस थ्री cos DS3 भी ई से लंबवत है, तो यहाँ लेंगे हम 90 डिग्री। बराबर में क्या है, बराबर में ये आ रहा है, तो यहाँ लेंगे हम सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि cos 90 का मान होता है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0 पूरा, प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, और DS2 cos 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 हो गया यहाँ पर, प्लस समाकलन नहीं, इसका मान भी 0 हो गया तो ये 0 कर दीजिए, और बराबर में सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। cos 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ लिख देते हैं चूँकि cos 90 डिग्री बराबर 0 तथा cos 0 डिग्री बराबर 1, इसका मान 1 हो गया तो गुणा होके 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पर। तो ये मिला हमें समाकलन ई डी एस टू बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 2 है। अब देखो इस आवेश के, इस चालक के ऊपर जो आवेश का वितरण है वो है रेखीय आवेश वितरण। तो हमें देखना है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q बटा L। सिग्मा Q का मान आप Q ले सकते हो, टोटल आवेश Q है इसके ऊपर, तो यहाँ पर सिग्मा Q को Q ले लो बोले, और Q का मान मिलेगा हमें यहाँ से, इस L को इधर लाओगे, ये हो गया लैम्डा L। ये समीकरण 3 है। हमें क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखना है। तो उस स्टेप के लिए करेंगे हम, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 को 2 में रखने पर, तो देखें समाकलन ई डी एस टू बराबर लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस टू जो है समाकलन है, इस वाले स्टेप को यहाँ लेते हैं, ई को बाहर ले लिया और डी एस टू को अंदर ले लिया, और लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दिया। डी एस टू का समाकलन करेंगे तो हमें इस बेलन का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2 पाई आर एल। आर इसकी त्रिज्या है, एल इसकी ऊंचाई है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला में 2 पाई आर एल, और बराबर में हो गया ये लैम्डा एल बटे में एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया और हमें निकालना है ई का मान, तो इसको इस तरह भेज देंगे, दिया गया 1 बटा 2 पाई आर और लैम्डा बटा
एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर को इस तरफ लाएंगे तो लैम्डा बटा आर हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली हमने गाउस के नियम से, समीकरण 4, ये याद रखना है। और इसको अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा करें तो E बराबर 1/2 से ऊपर कर दो, 2 से नीचे कर दो, 2 से ऊपर करेंगे तो यार 2 लैम्डा बटे में आर, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी समीकरण दोनों एक ही है। और सदिश रूप में लोगे तो इसके ऊपर साइड में क्या लगा दो, आर कैप लगा दो, क्योंकि ये आर की दिशा में ही है। तो सदिश रूप में इसको लेंगे तो यहाँ ले लेते हैं, देखो फाइनल लास्ट समीकरण जो है यहाँ ले लेते हैं सदिश रूप में ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा बटा आर, आर कैप। ये समीकरण 6 फाइनल समीकरण सदिश रूप में ये है। और ये दोनों ही आप याद रख सकते हैं न्यूमेरिकल वगैरह के लिए। तो अब देखते हैं इसके बीच में ई और आर के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा। पहले इन सबको आप नोट कर लीजिए आराम से, डायग्राम बना के ये सारा नोट करके, और इसके बाद में ये नोट करना है और इसके बाद में ये लिखना है। तो इसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पर ग्राफ। अब देखें ई व आर के मध्य कर दो, बोले ई व आर के मध्य ग्राफ। तो यहां पर ये ई है, ये आर है, यहां पर ई है और ये आर बटे में आ रहा है। तो जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा ई का मान घटेगा। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, आर का मान बढ़ने पर ई का मान घट रहा है। तो हम लिख सकते हैं ई व्युत्क्रमानुपाती आर। और अगर ऐसा ग्राफ दे दे आपको, या 1/r कर दे और यहाँ ई कर दे, तो उस कंडीशन में क्या है, ये 1/r आ गया, तो हम बोल सकते हैं ई समानुपाती 1/r। और r बोलना है तो ई व्युत्क्रमानुपाती r। तो ऐसी कंडीशन में अगर 1/r आ जाए तो उसके ये समानुपाती है, ये ध्यान देना है। तो ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पर r है तो ये घटेगा, तो 1/r है तो इसके साथ में ग्राफ इसका ऐसे बढ़ेगा। तो इस प्रकार हमने एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो इस प्रकार हमने गाउस के नियम से एक अनुप्रयोग से तो इस प्रकार हमने गाउस के नियम से अनंत लंबाई के चालक के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। तो इसके बाद में 2 और डेरिवेशन है जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है।